क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पाई जाती है? हेलो दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति श्रीवास्तव और आपका स्वागत करती हूँ MK ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस में। मैं इस समय यहाँ कवर कर रही हूँ NCERT ज्योग्राफी की श्रृंखला को। इस क्रम में हमने इसके पहले सबसे पहले हमने क्लास 6 की ज्योग्राफी को कवर कर लिया है, जिसके अंदर हमने 8 चैप्टर्स को पढ़ा था। और इसके बाद हमने शुरू किया क्लास 7 को, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर देखा पर्यावरण को, और हमने उसमें जाना कि पर्यावरण क्या होता है और पर्यावरण के मायने क्या है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज अपना दूसरा चैप्टर, जो कि है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पृथ्वी के अंदर के हिस्से के बारे में आज हम जानेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि पृथ्वी हमारी जो बाहर से है वो कैसी दिखाई देती है, उनमें उसमें जलमंडल कैसा है, स्थल मंडल कैसा है, वायुमंडल और इसका जैविक मंडल कैसा है। साथ में हमने जाना भारत के संदर्भ में कि पर्वत, पठार और मैदानी भूभाग कैसे हैं। बीच बीच में हमने विश्व के संदर्भ में भी मुख्य पर्वतों, पठारों और मैदानी हिस्सों को जाना। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे पृथ्वी के आंतरिक हिस्से को। तो जैसा कि हमने कक्षा 6 में ये भी देखा था क्लास 6 में कि पृथ्वी हमारी जो है वो सौरमंडल की जो है वो सौरमंडल का तीसरा ग्रह है, और ये एक गतिशील ग्रह है जिसमें बाहर और अंदर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो दोस्तों, बाहरी भाग के विषय में तो हमने काफ़ी जानकारी ली, आज हम इसके आंतरिक हिस्से के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले NCERT आपको ये बताती है कि जो है पृथ्वी जो है वो प्याज की भांति है, और ये कई परतों से, जैसे प्याज बनी होती है वैसे ही कई परतों से पृथ्वी आपकी बनी हुई है। तो इसमें जो है मुख्य रूप से जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे आज की क्लास में, वो है आपका पृथ्वी का आंतरिक भाग, जिसमें हम देखेंगे परपटी और मेंटल और इसका आंतरिक क्रोड। उसके बाद हम देखेंगे शैलों के बारे में। तो शैल हमारी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, तीनों के विषय में हम जानेंगे, जो है आपकी आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। साथ ही हम देखेंगे कि भारत की जो मुख्य इमारतें हैं वो किस प्रकार की शैलों से निर्मित है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग जो है वो जो भूपर्पटी है, हमारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो हमारा भूपर्पटी है, वो भूपर्पटी जो इसके बाहर का हिस्सा है जिस पर हम निवास करते हैं, वो भूपर्पटी कहलाता है। ये देखिए यहाँ पर आपको ये भूपर्पटी दिखाया गया है। ये देखिए, ये भूपर्पटी आपका ये वाला पोर्शन है, ये जो बाहर का हिस्सा है, ये महासागरीय क्षेत्र में और महाद्वीपीय क्षेत्र में इसकी मोटाई दोस्तों अलग अलग है। और अगर आप जो है ये देखिए, ये आपका भूपर्पटी हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा चारों तरफ का आपका, ये देखिए एक इन्होंने ये थोड़ा सा काट दिया है आपका त्रिज्या। तो ये वाला जो हिस्सा है चारों तरफ, सॉरी ये इसका गोल बनेगा, ये गोल बन जाएगा, मतलब इसको आप ठीक से गोल बना सकते हैं, ये आपका गोल बन जाएगा। तो इसके जो ये बाहर का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपका परपटी से थोड़ा पहले तक, ठीक है, ये आपका हिस्सा जो है मेंटल हो गया आपका ना। ये यहाँ से आप मान लीजिए ये परपटी है, इसके बाहर ये आपके बाहर परपटी है, और बाकी का हिस्सा जो ये अंदर का है ये मेंटल हो गया, और ये आपका क्रोड हो गया, आंतरिक क्रोड। तो ये आपके 3 हिस्से हो गए। जैसे प्याज में आप 3 परतें निकाल लें, तो सबसे ऊपर का हिस्सा आपका भूपर्पटी आप उसे मान लें, और दूसरी आप मान लें मेंटल, और तीसरी परत को आप मान लें आंतरिक क्रोड। तो वैसी ही स्थिति पृथ्वी की है। तो दोस्तों, जो भूपर्पटी है हमारी, ये परपटी महासागरीय क्षेत्रों में इसकी जो मोटाई है वो तकरीबन 5 किलोमीटर है। महासागरीय क्षेत्र में इसकी मोटाई तकरीबन 5 किलोमीटर है, और जो महाद्वीपीय क्षेत्र है आपका, वहाँ पर इसकी मोटाई तकरीबन 35 किलोमीटर। इसे हम ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर ये देखिए ऊपर जल है, ये वाला पोर्शन जल दिखा रहा है नीले रंग से, और ये जो येलो कलर से आपको दिखाया जा रहा है भूपर्पटी, तकरीबन 5 किलोमीटर। और ये देखिए, ये महाद्वीपीय हिस्सा है, ये आपका
ये देखिए महाद्वीपीय हिस्सा, तो महाद्वीपीय परपटी ये आपके ये तकरीबन 35 किलोमीटर है। तो महाद्वीपीय क्षेत्र में भूपरपटी आपकी मोटी है। और जो महाद्वीपीय क्षेत्र में जो भूपरपटी है आपकी, वो आपकी सिलिका और एल्यूमिना से बनी है, इसलिए हम लोग इसे सियाल, और या आपकी एनसीईआरटी जो बता रही है वो सीएल बता रही है, तो आप इसे सियाल अपनी सुविधा के अनुसार सियाल कह सकते हैं या सियाल कह सकते हैं, सिलिका और एल्यूमिना। और साथ में जो आपका महासागरीय क्षेत्र में जो भूपरपटी है, इसमें जो मैक्सिमम आपको जो मिलता है तत्व वो है सिलिका और मैग्नीशियम। तो ये सिलिका और मैग्नीशियम से बने होने का सिलिका सी और मैग्नीशियम मै, और इसको मिला के आप चाहे मैग्नीशियम एमए ले लें तो सीमा, SiMa सीमा, या आप इसको एनसीईआरटी आपके कह रहे हैं सीमा, सीमा कहना याद रहने में आसान होता है, तो सीमा और सियाल आप बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका भूपरपटी की आपकी चौड़ाई, और साथ में ये किन पदार्थों से मेनली बनी है। इसके बाद आते हैं दोस्तों मेंटल पे। तो जो आपका मेंटल है दोस्तों, मेंटल की जो मोटाई है वो तकरीबन 2900 किलोमीटर इसकी गहराई है, और इसी की जो आंतरिक क्रोड है वो उसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी आंतरिक जो त्रिज्या है उसकी वो तकरीबन 3500 किलोमीटर। और आंतरिक जो आपका भाग है जो क्रोड है वो मुख्य रूप से दोस्तों किससे बना है, तो वो नीफे से बना है, निकिल और फेरस, निकिल और फेरस से बना हुआ है। निकिल का नी और फेरस का फे मिला के नीफे, तो इसका केंद्रीय कोड जो है वो नीफे से बना हुआ है, जिसका तापमान बहुत अधिक है और इसका दाब भी बहुत अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने देखा कि जो है आपका जो आपकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो आंतरिक हिस्सा है उसको जो है हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, वो है आपकी भूपरपटी, मेंटल और आपका आंतरिक क्रोड। ठीक है, तो और जो कि जो है आपकी भूपरपटी की अगर आप इसके बात करें आयतन की पूरे उसमें, तो ये भूपरपटी आपकी तकरीबन 1% हिस्सा ही केवल 1% हिस्सा ही इसका ऑक्युपाई करती है, जबकि आपका मेंटल मैक्सिमम जो है एरिया कवर करता है, और वो जो है तकरीबन 84% है। तकरीबन कितना है दोस्तों, तकरीबन आपका 84% जो है वो हिस्सा, 1% देखिए भूपरपटी और 84% आपका मेंटल, और बाकी का जो बचा 15% वो हिस्सा है आपके आंतरिक क्रोड का। तो इस प्रकार मिला के ये 100% बनता है। अगर आप पृथ्वी की त्रिज्या निकालें, अगर आप पृथ्वी को मान लेते हैं ये आपकी पृथ्वी है, ये एक गोला है, और यहाँ पे आप एक बीच में इसके बिंदु रख लें, और इस बिंदु से अगर आप इसकी त्रिज्या निकालें तो ये आपकी 6371 किलोमीटर है। इतनी ज़्यादा आप सोचो कि आप इमेजिन करो कि कितना बड़ा गोला होगा पृथ्वी का, जिसकी त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। अच्छा, एक आपको यहीं पर आपके सवाल का जवाब देती हूँ कि जो मतलब कि अगर आप जानना चाहते हैं कि विश्व में सबसे गहरी खान कहाँ पे है, तो दोस्तों आपकी एनसीईआरटी बताती है आपकी जो विश्व की सबसे गहरी खान है वो साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, और इसकी गहराई तकरीबन 5 किलोमीटर है। मतलब इसकी गहराई मात्र 5 किलोमीटर, सॉरी, इसकी गहराई तकरीबन 4 किलोमीटर है, मात्र इसकी गहराई 4 किलोमीटर। मतलब विश्व में जो सबसे गहरी खान खोदी गई है, चूँकि साउथ अफ्रीका में हीरे और महंगी धातुओं की कई सारी खादानें मिलती हैं, तो जो सबसे गहराई तक खोदा गया है वो 4 किलोमीटर गहरा तक खोदा गया है। और तेल की खोज में इंजीनियर्स ने अब तक मैक्सिमम जो खुदाई की है वो 6 किलोमीटर की गहराई तक खोदा है। ठीक है, तो आप सोचो कि सिर्फ 4 और 6 किलोमीटर आप अभी तक खुदाई कर पाए, और पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। मतलब आप 6371 किलोमीटर जब आप खोदेंगे तब जाके आप पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचेंगे। आप सोचिए कि इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज मैक्सिमम का यूज़ करके आप सिर्फ कहाँ तक पहुँचे, 6 किलोमीटर और 4 किलोमीटर तक। तो कितना चैलेंजिंग है वहाँ तक पहुँचना, लेकिन लेट्स होप, क्योंकि हम बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि शायद कल को कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो इस असंभव जैसी स्थिति को संभव बना सके। तो आइए दोस्तों फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि जो है शैलें हमारी क्या होती हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, इनका उपयोग क्या है, और हमारे देश की मुख्य इमारतें किस प्रकार किन शैलों से बनी हुई है। तो दोस्तों जो शैलें होती हैं हमारी, इसको आप ये जान लीजिए, जो कि जो पृथ्वी की हमारी भूपरपटी है
ये अनेक प्रकार से शैलों से बनी हुई है, जिसमें परपटी बनाने वाले कई सारे खनिज पदार्थ इसमें शामिल हैं और साथ में कुछ चट्टानें शामिल हैं। इन्हीं चट्टानों को, इन्हीं प्राकृतिक पिंडों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? शैल कहते हैं। इन्हीं प्राकृतिक पिंडों को हम शैल कहते हैं। शैल यानी पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े। और शैल जो है वो उनके कई रंग हो सकते हैं, उनके कई आकार हो सकते हैं, उनकी बनावट कई प्रकार की हो सकती है, मतलब उनका निर्माण अलग अलग ढंग से हो सकता है। तो दोस्तों ये जो है शैलें हैं, वो शैलें आपकी इन आधार पे अगर आप देखें तो मुख्य रूप से अगर आप एक्चुअली इनके निर्माण के आधार पे देखें तो ये 3 प्रकार की होती हैं, जो आपके हैं नंबर 1 आग्नेय शैल या इग्नियस जिन्हें बोलते हैं आप, नंबर 2 अवसादी या सेडिमेंट्री शैल, और नंबर 3 कायांतरित या मेटामॉर्फिक शैल। तो अब ये आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले जो है आपकी आग्नेय शैल क्या होती है। तो आग्नेय शैल दोस्तों एक्चुअली जब आप पृथ्वी के अंदर जो है, आप जानते हैं कि बहुत अधिक दबाव और बहुत अधिक ताप है और अंदर जो है लावा है, तो वो लावा जो है कभी कभी जो है जब भूकंप या ज्वालामुखी के माध्यम से ये लावा जो है, स्पेशली ज्वालामुखी के माध्यम से जब लावा आपका बाहर आ जाता है और बाहर आके और वो ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो इससे जो है जब ये ठंडा होता है तो इससे शैलों का निर्माण होता है, ठीक है, इनसे शैलों का निर्माण। आग्नेय अर्थात अग्नि से बना हुआ, अग्नि मतलब आग, तो आग से यानी लावा से जो शैल बनती हैं उन्हें हम आग्नेय शैल कहते हैं। और चूंकि ये सबसे पहले इनका निर्माण होता है, शैलों की अगर कैटेगरी में आप जो तीनों प्रकार की शैलें हैं आपकी आग्नेय, औषाधी और कायांतरित, उनमें चूंकि ये सबसे पहले निर्माण आग्नेय का होता है, इसलिए इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि प्राथमिक शैल से आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों प्राथमिक शैल का तात्पर्य आग्नेय शैल से होता है। अब आग्नेय शैल आगे 2 प्रकार में बढ़ जाती है। पहला प्रकार है इसका अंतर्भेदी शैल और दूसरा प्रकार है इसका बहिर्भेदी शैल। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि अंतर्भेदी और बहिर्भेदी शैल क्या होती है। एक्चुअली जो अंतर्भेदी शैल है आपकी, कई बार क्या होता है कि जो मैग्मा है आपका, जो द्रवित मैग्मा है, वो मैग्मा जो है पृथ्वी के भूपर्पटी जो है उसके अंदर ही ठंडा हो जाता है और ठंडा होके वो ठोस रूप ले लेता है। और ऐसा जब वो ठंडा होता है तो वो उसमें बड़े बड़े दाने बनते हैं। और ऐसी शैलों को जो अंदर ठंडे होके निर्मित होती हैं उन्हें हम अंतर्भेदी शैल कहते हैं। ऐसी शैलें जब द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है तो ऐसी जो शैलें बनती हैं उन्हें हम अंतर्भेदी आग्नेय शैल के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे ठंडी होती है, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इसीलिए क्या होता है कि इनसे जो दाने बनते हैं वो रिस्पेक्टिवली मतलब अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और हम इन्हें इसी वजह से अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। और अंतर्भेदी आग्नेय शैल का बहुत बेहतरीन उदाहरण है आपका ग्रेनाइट, ठीक है दोस्तों। और जो है अब हम जान लेते हैं कि बहिर्भेदी शैल क्या होती है। तो बहिर्भेदी शैल दोस्तों वो आग्नेय शैल होती है जब लावा जो है, जो द्रवित लावा है, वो भूपर्पटी से बाहर आ जाता है और बाहर आकर वो बहुत तेज़ी से ठंडा होता है। क्योंकि बाहर का टेम्परेचर अंदर से बहुत फ़र्क होता है, उसमें अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, दाब भी बहुत ज़्यादा है और बाहर रिस्पेक्टिवली ठंडक होती है, तो वो बहुत तेज़ी से ठंडा होता है और इसलिए उसके दाने बहुत छोटे बनते हैं। तो इस प्रकार से जो भूपर्पटी के ऊपर शैल बनती है उसे हम बहिर्भेदी आग्नेय शैल के नाम से जानते हैं और ये बहुत ही महीन दाने वाली होती है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है आपका बेसाल्ट। और दक्कन का पठार जो है दोस्तों आपका, वो बेसाल्ट शैलों से ही बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं कि अवसादी शैलें क्या होती हैं। तो दोस्तों अवसादी शैलें एक्चुअली जब आपकी जो आग्नेय शैल है और उसके जो है बड़े बड़े टुकड़े कभी कभी टकरा कर एक दूसरे से चटक कर या लुढ़क कर टूट जाते हैं और उनके जो छोटे छोटे कण हैं उन्हें हम अवसाद कहते हैं। अब ये अवसाद क्या होता है दोस्तों कि ये विभिन्न माध्यमों से, जैसे हवा के द्वारा, जल के द्वारा या अन्य किसी विषम परिस्थितियों में, प्राकृतिक आपदाओं में, ये या एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका परिवहन हो जाता है, फिर ये अन्य स्थानों पर जाकर जमा हो जाते हैं और ये काफ़ी कठोर इनकी परतें बन जाती हैं। ये अवसाद जो होते हैं ये दब कर काफ़ी कठोर इनकी परतें बन जाती हैं। तो ऐसी ही परतों से जो शैलों का निर्माण होता है दोस्तों, उसे हम अवसादी शैलें कहते हैं। और चूंकि ये आग्नेय शैल के बाद बनती हैं या कह लीजिए आग्नेय शैलों के द्वारा इनका निर्माण होता है, तो इसलिए हम एक तरीके से मुख्य रोल होता है इसमें आग्नेय शैलों का, तो इसलिए हम इन्हें अवसादी शैलें कहते हैं और इन्हें द्वितीयक शैल भी कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों जो बलुआ पत्थर है आपका और जो रेत है, ये जो बलुआ पत्थर है आपका, जो वो रेत के दानों से बनता है,
जो रेत के दाने हैं आपके, उनसे ही बलुआ पत्थर का निर्माण होता है। फिर दोस्तों इन शैलों की खासियत क्या होती है, इन शैलों में पौधे और जानवरों एवं अन्य जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो भी कभी न कभी इन पे रहे होते हैं, और इसलिए जब वो खत्म हो जाते हैं तो उनके जीवाश्म इस पे पाए जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक शैल की कैटेगरी में आती है। तो कभी आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि पेट्रोल डीजल हमें कैसे मिलता है, उसमें औषधि शैलों का कितना महत्व है, ये हम आगे वीडियो बना के इसको देखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं तीसरी प्रकार की शैल आपकी, जो कायांतरित शैल है। कायांतरित शैल दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, आग्नेय शैल और आपकी अवसादी शैल, ये इन दोनों शैलों में उच्च ताप और उच्च दाब के कारण क्या होता है, इनका रूप बदल जाता है। कायांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब स्वरूप बदलना। तो इनका जब रूप बदल जाता है तो ये फिर कायांतरित शैलों की कैटेगरी में आ जाती हैं। उदाहरण के लिए जो चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। जो आपकी चिकनी मिट्टी है उसका रूप बदलकर क्या होता है, वो स्लेट में बदल जाती है, और जो चूना पत्थर है आपका वो बदलकर संगमरमर बन जाता है। ये देखिए इन्होंने यहाँ पर कायांतरित शैल के में परिवर्तित अवसादी शैल से बदल के ये कायांतरित शैल बनी है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हमने देखा कि तीनों शैलें बनती कैसे हैं। अब आगे दोस्तों हम देखते हैं कि भारत की जो कुछ प्रमुख इमारतें हैं। देखिए अब इसमें इन्होंने कुछ उपयोग बताया कि कहाँ कहाँ पर शैलों का आप उपयोग होता है हमारे लिए। तो दोस्तों जो है सड़क बनाने में, घर बनाने में, मकान इमारतें बनाने में, कई जगह पर इन जो है पत्थरों का आप इन शैलों का इस्तेमाल आप करते हैं। गेम खेलने के लिए देखिए इसमें बता रहे हैं कि जैसे आप 7 स्टोन्स खेलते हैं अक्सर आप लोग, पिट्ठू जिसे कुछ क्षेत्रों में बोला जाता है, कुछ बच्चे 7 स्टोन्स बोलते हैं, 7 पत्थर बोलते हैं, कुछ क्षेत्रों में किसी और नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे चिबड्डी, किटकिट गेम कुछ बच्चे खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ों में गिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, 5 पत्थर लगाते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों में आप इन पत्थरों के टुकड़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि शैलों से ही बने होते हैं। अब देखो दोस्तों, इसमें जो है इन्होंने 2 इमारतों के बारे में बताया है कि भारत की जो 2 प्रमुख इमारतें हैं, एक तो आपकी लाल किला, ठीक है, और दूसरा आपका ताजमहल। तो जो आपका दोस्तों ताजमहल है, अगर कभी प्रश्न किया जाए कि ताजमहल किस प्रकार के शैलों से बना है, तो आपका जवाब क्या होगा, कमेंट करके आप मुझे बताएं कि ताजमहल किस प्रकार की शैलों से बना होगा। दूसरा जो है आपका जो लाल किला है वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और बलुआ पत्थर आपको कायांतरित शैलों के रूप में मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसका एक चक्र है। एक्चुअली जो शैलें होती हैं वो एक शैल से दूसरे शैल के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो जैसे आप देखिए सबसे बिगनिंग में हम देख लेते हैं कि जैसे ये मैग्मा निकला, तो मैग्मा से सबसे पहले क्या बना आपका, मैग्मा से सबसे पहले बनी आग्नेय शैल। ये देखिए ये मैग्मा से ये बनी आग्नेय शैल। फिर आग्नेय शैल में जब जो है उच्च ताप और जब आग्नेय शैल जो है टूट कर, चिटक कर या किसी भी कारण से जो है उसका परिवहन होकर फिर वो कहीं पर इकट्ठा हुई और उसकी कई सारे जो है परतें बनती गई, तो वो अवसादी शैल बन गई आपकी। फिर अवसादी शैल के बाद जो है आग्नेय और अवसादी दोनों शैलों में जब किसी भी कारण से जो है अत्यधिक ताप और दाब से जब परिवर्तन हो जाता है और उसका स्वरूप बदलता है दोस्तों, तो वो आपकी हो जाती है, ये देखिए इन दोनों से ही मिलके कायांतरित शैल बन जाती है। फिर क्या होता है, कायांतरित शैल आपकी पुनः जो है वो मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है, और मैग्मा फिर यही चक्र। तो इस तरीके से ये शैलों का चक्र होता है, इनका भी जीवन चक्र होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकृति में कुछ भी पूर्णतः नष्ट अंततः नष्ट नहीं होता है, वो घूम घुमा के यहीं पर बना रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि जो है शैलें किस प्रकार से बनती हैं और उनका हम कहाँ हो सकते। अब देखिए आगे जो है ये बता रहे हैं आपको कि शैलें ये विभिन्न खनिजों से बनी होती है। शैल जो है आपकी ये विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। खनिज क्या होते हैं दोस्तों, एक लाइन में इसके बारे में डिफाइन कर रहे हैं आपको कि खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। मतलब सब कुछ डिसाइडेड होता है कि इतनी मात्रा में ये मिलेगा, इतनी मात्रा में ये मिलेगा, तो ये बनेगा, और इसके ये इस तरीके से वर्क करेगा या इस तरीके से दिखाई देगा। तो खनिज जो है मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग हम ईंधन की तरह करते हैं, जैसे कोयला है आपका, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, इनका उपयोग हम
उद्योगों में, औषधि उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम, इन सब का भी इस्तेमाल हमारे लिए होता है। तो दोस्तों आगे जो है इन्होंने आपसे एक प्रश्न किया है कि आपके राज्य में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी कमेंट करके बताएं कि आपके राज्य में का मुख्य खनिज कौन सा है, किस खनिज का मुख्य रूप से खनन होता है। तो इस प्रकार दोस्तों लगभग ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है और हमने इस चैप्टर में देखा कि जो है आपका पृथ्वी का जो आंतरिक भूभाग है, आंतरिक जो हिस्सा है वो किस प्रकार का है, और उसमें जो है हमने देखा कि आंतरिक भाग में जो है आपका तीन मुख्य उसके हिस्से हैं। पहला है आपका भूपर्पटी, दूसरा है मेंटल, तीसरा है आपका आंतरिक क्रोड। फिर हमने देखा शैलों के विषय में। शैलों में आपके जो है तीन प्रकार की शैलें हैं, आग्नेय शैल या इग्नियस, फिर दूसरी है आपकी अवसादी या सेडिमेंट्री, और फिर आपकी तीसरी है कायांतरित या मेटामॉर्फिक। तो इस प्रकार दोस्तों आज ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ, और इसी प्रकार अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको किसी भी तरीके की इस चैप्टर में या इससे पहले पढ़ाए गए चैप्टर्स में कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें, मैं उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगी। साथ ही दोस्तों आपसे अनुरोध करती हूँ कि जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक करें, इससे मेरा मॉरल बढ़ेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप सभी इसे पसंद करें तो मुझे और मेहनत करने की इच्छा होगी। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं ज्योग्राफी क्लास 7 के 3rd चैप्टर में, और आप सभी अपना ख्याल रखें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। टेक केयर, बाय बाय।